सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इतने अच्छे अच्छे इतने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये सब पढ़कर, ये सब सुनकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों, मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आपको 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आपके स्कूल में और आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने आया हूं। क्या आपको पता है, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो नीचे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आता है। ये YouTube का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही कम्युनिटी को मिलाकर हमारा ये चैनल बनता है। अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे पास इस बटन के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये सुपर थैंक्स हम आपको क्यों भेजें, हम आपको ये 1 रुपया भी क्यों दें। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुपर थैंक्स सिर्फ रुपए का नहीं होता। ये सुपर थैंक्स होता है एक फीलिंग का, एक सपोर्ट का और एक हमारे दिल से दिल के कनेक्शन का। और इसके अलावा हमारा जितना भी सुपर थैंक्स के थ्रू फंड रेज होता है, वो सीधा जाता है बच्चों हमारे आरकेजी फाउंडेशन में। आरकेजी फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है जिसके तहत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों, आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को मोटिवेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाएं। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएं। तो आप जब भी मेरी कोई वीडियो अगर एंजॉय करें और उसमें आपको पढ़ने में मजा आए, आपकी कोई नई लर्निंग हो, कोई वैल्यू एडिशन मिले, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट शायद किसी और बच्चे की इनडायरेक्टली मदद भी कर दे। तो बच्चों, बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को। और हाँ, जितने भी सुपर थैंक्स हमें मिलेंगे, उन सारे सुपर परचेजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। आपका कमेंट तो अलग से पिन होगा ही, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं सभी हमारे सुपर परचेजर्स को अलग से थैंक्स बोलूंगा। तो बच्चों, यही छोटा सा वीडियो मैसेज मैं आपके साथ लेकर आया था, और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी। बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पढ़ाई इस लेक्चर की कंप्लीट करना, और अपने जो रेगुलर कमेंट्स आप करते हो वो जरूर जरूर करना। थैंक यू सो मच। तो कहानी की शुरुआत होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, चैप्टर से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर जो है वो क्या है, बेसिकली ये चैप्टर बेस्ड है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, यानी कि एक कागज का टुकड़ा है, इसीलिए इसको हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो हमारा मेन पर्पस होता है वो ये होता है, हम इसमें कैश के फ्लो को देखना चाहते हैं, कैश के फ्लो को देखना चाहते हैं। अब बहुत से ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस के अंदर जिनसे हमारा कैश का इनफ्लो होगा, तो हम उनको भी रिकॉर्ड करते हैं। और बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी बिजनेस के अंदर जिनसे हमारे कैश का आउटफ्लो होगा, तो हम उनको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, ये कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है। अब कैश वर्ड तो हम सबको पता है कि क्या मतलब है। हाँ सर, कैश का मतलब तो हमें पता होता है, नकद। लेकिन यहाँ पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश के साथ साथ जो कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं उन्हें भी इंक्लूड कर रहे होते हैं। यानी कि हम खाली कैश के बारे में यहाँ पे बात नहीं करते, हम कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में भी यहाँ पर बात करते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है जो बिल्कुल कैश के बराबर होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल कैश जैसे ही होते हैं, जो आसानी से एक तरह से समझ लो कि कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत ही जल्दी से, आसानी से। तो इसमें मेनली 2 चीजें होती हैं। एक होता है हमारा बैंक बैलेंस। तो आपके पास अगर बैंक बैलेंस है तो दैट इज एज गुड एज कैश ओनली, ये बिल्कुल कैश के बराबर ही है। बाकी इसके अलावा हम करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी कैश इक्विवेलेंट मानते हैं, क्योंकि इनको भी आप जल्दी से बेचकर बाजार में पैसा इकट्ठा कर सकते हो। तो ये चैप्टर जो है ये बेसिकली कैश या कैश इक्विवेलेंट्स के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है। तो अगर आप सिंपल भाषा में देखोगे तो इस चैप्टर का बेस ये है कि कैश या कैश इक्विवेलेंट्स को, इनफ्लो और आउटफ्लो को हमको रिकॉर्ड करना है। अब जब अलग अलग गतिविधियां होती हैं बिजनेस के अंदर, इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस के अंदर जिनसे पैसा आ रहा होता है या जिसमें पैसा जा रहा होता है, इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, तो हम बहुत सारी एक्टिविटियों को 3 मेजर क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर लेते हैं।
यानी कि हम कहते हैं कि बिजनेस के अंदर इतनी सारी जो एक्टिविटियां हैं उन्हें 3 मेन कैटेगरी में अलग अलग कर लो। वो 3 मेन अलग अलग कैटेगरीज क्या हैं वो हमको पता होनी चाहिए। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो बिजनेस का मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, मतलब जो आपका मेन काम है। तो जैसे कोई फर्नीचर डीलर है तो उसके लिए फर्नीचर बेचना मेन काम हो गया। अगर कोई स्टेशनरी वाला है तो उसके लिए स्टेशनरी बेचना मेन काम हो गया। तो जिसका मेन काम जो होता है उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटी में पैसा निवेश किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। तो दूसरी एक्टिविटी बन जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि जिसमें हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हमने फिक्स्ड एसेट खरीद लिए या हमने फिक्स्ड एसेट बेच दिए या हमको इंटरेस्ट मिल गया इन्वेस्टमेंट पर, ये सारी एक्टिविटियां इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं। फिर बिजनेस के अंदर तीसरी प्रकार की एक्टिविटी होती है जो उसके फाइनेंस से रिलेटेड होती है, यानी कि पैसे से रिलेटेड होती है। आपको कैपिटल चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, आप बोरो करते हो पैसा ताकि आप बिजनेस को चला सको। तो जिन गतिविधियों का कैपिटल या बोरोइंग से लेना देना होता है उनको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो ये पूरा चैप्टर बेसिकली इस तरह से डिवाइडेड है कि जिसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो या आउटफ्लो और 3 तरह की एक्टिविटीज को हम लोग डिवाइड करके चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो अब मैं जब आपको कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करवाऊंगा तो पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक बार गो थ्रू करेंगे। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका पूरा कॉन्सेप्ट गो थ्रू करेंगे। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर इसका पूरा कॉन्सेप्ट गो थ्रू करेंगे। क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, आज हमारा फोकस है कॉन्सेप्ट पे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत करने के लिए मुझे पहले 2-3 छोटे मोटे और सब टॉपिक्स कह लो उन्हें समझाना पड़ता है। तो मेरा जो सबसे पहला सब टॉपिक है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये एक प्रकार से समझ लो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आंसर के अंदर एक वर्किंग नोट का पार्ट होते हैं। यानी कि हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट का एक फिगर दे रखा होता है। उस प्रॉफिट के फिगर में हम क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करके प्रॉफिट फॉर द ईयर का आंसर निकालते हैं। फिर इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं, आप चेक कर सकते हैं अपने नोट्स में जब आपको लिखवाया था। ट्रांसफर टू रिजर्व, हमें रिजर्व की भी कुछ वैल्यू दे रखी होती है, उसकी भी हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग वैल्यू को रिकॉर्ड करके ट्रांसफर टू रिजर्व वैल्यू ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड पे करा है, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो, किसी भी तरह का डिविडेंड पेड हम ऐड बैक करते हैं। इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड आपको हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होगा। फाइनल डिविडेंड के लिए हो सकता है आपको कुछ वो अलग से एक टर्मिनोलॉजी दे दे प्रपोज डिविडेंड के नाम से। तो उस केस में आपको प्रीवियस ईयर वाले प्रपोज डिविडेंड को फाइनल डिविडेंड मानना पड़ता है और फिर उसको फिर ऐड बैक करना पड़ता है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स जो हम बनाते हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसको ऐड बैक करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में मैं अलग से एक एडजस्टमेंट में भी डिस्कस करूंगा कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो होता है वो कैसे निकाला भी जा सकता है अकाउंट बना के। इसके अलावा अगर हमारे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं तो हम उनको भी ऐड बैक कर देते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपका कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चला गया और आपने उसको वॉलेंटरी रिटायरमेंट का पैसा दिया, तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो सकता है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अगर है तो उसको हम डिडक्ट कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई अर्थक्वेक आया और उस अर्थक्वेक के बदले में इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम मिला, तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो जाएगी। और अगर आपको कोई इनकम टैक्स का रिफंड भी मिला है तो उस इनकम टैक्स के रिफंड को भी हम माइनस कर देते हैं अगर वो सवाल में दिया होगा तो ये छोटी सी वर्किंग करके हमारा सबसे पहला आंसर जो आता है वो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसके बाद जो दूसरा मेन सब टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये निकालना होता है। तो इसको निकालने के लिए हमें इसीलिए पहला कॉन्सेप्ट आना जरूरी है जो मैंने डिस्कस करा था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, देखो बहुत सिंपल है, याद रखना है बस। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये वैल्यू हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट 1 में सीख चुके। अब उस वैल्यू के अंदर हमें जितने भी नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें जोड़ना होता है, उन्हें ऐड बैक करना होता है। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, जैसे आपने इंटरेस्ट पे करा डिबेंचर पे, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। या आपने किसी लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे करा, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। या इसके अलावा आपका कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो गया, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसी तरह डिप्रिसिएशन आप साल का खर्चा मानते हो, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। या आपका कोई इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ हो गया, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। या आपका कोई एसेट बेचने पे नुकसान हो गया,
यानी कि जितने भी नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंस हैं, इन सबको आप ऐड बैक करते हो। फिर इसके बाद इसी तरह जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, उन नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को आप डिडक्ट कर देते हो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का मतलब हो गया जो बिजनेस की मेन इनकम नहीं है, जो आपका मेन काम नहीं है, कहीं और से इनकम हो गई। जैसे आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट पे, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। आपको डिविडेंड रिसीव्ड हुआ कहीं से, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। आपको रेंट रिसीव हुआ, आपको एसेट बेच के गेन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब किसी भी तरह की नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम यहाँ डिडक्ट कर देते हैं। तो एक तरह से एक फॉर्मूला बन गया, अगर मैं ऊपर से पकड़ूं, कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इतने आंसर को हम कह देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। शॉर्ट में लिखा हुआ है OPBWCC, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आते हैं हमारे सबसे मेन पॉइंट पर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो हमारी पहली तरह की गतिविधि होती है। अब अल्टीमेटली तो हमको निकालना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे आएगा। तो इसको निकालने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड जो आसान है, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड जो थोड़ा मुश्किल है। अब डायरेक्ट मेथड क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए हम इसके बारे में चर्चा नहीं करते। हमारे सिलेबस के अंदर ही सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड होता है। अब इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना आना चाहिए, जो हम ऑलरेडी अभी सेकंड कॉन्सेप्ट में रिवाइज कर चुके। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आने के बाद आपको क्या काम करना है, बड़े ध्यान से रिवाइज करना। आपको ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है, जो भी करंट लाइबिलिटीज में इंक्रीज हुआ या जो भी करंट एसेट्स में डिक्रीज हुआ। अब जैसे करंट लाइबिलिटियां क्या क्या हो सकती हैं, ट्रेड पेबल्स, प्रोविजंस, अदर करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल या कोई और अदर करंट एसेट। बस यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स को लेते समय आप कैश या कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेंगे या करंट इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लेंगे। ये बैलेंस शीट में आपको नजर तो आएंगी, पर इन्हें इंक्रीज या डिक्रीज को यहाँ पर नहीं लेते। तो इसके अलावा जो भी करंट लाइबिलिटीज बढ़ी या जो भी करंट एसेट घटे, वो सारी वैल्यूज यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। फिर इसके बाद इसी के उल्टा करना है और इसके उल्टे को डिडक्ट करना है, यानी कि जितनी भी करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई उन्हें लेस कर देंगे, या जितनी भी करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हुई उन्हें लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, अदर करंट एसेट सारे। लेकिन फिर से वही ध्यान रखना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इंक्रीज या डिक्रीज को यहाँ नहीं लिखना, या करंट इन्वेस्टमेंट्स के इंक्रीज या डिक्रीज को यहाँ नहीं लिखना। तो इन्हें छोड़कर बाकी सारे करंट एसेट या करंट लाइबिलिटीज को हम कवर कर लेते हैं। तो इतने पड़ाव तक के आंसर को हम कहते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि हमारा ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट हुआ। अब इसके बाद सिर्फ हमारे दो आइटम्स मेनली रह जाते हैं। एक होता है टैक्स पेड, यानी कि आपने कितना टैक्स सरकार को पे करा। इसके ब्रैकेट में लिखा होता है नेट ऑफ रिफंड। नेट ऑफ रिफंड का मतलब है कि अगर कोई रिफंड की वैल्यू होगी तो वो आप उसमें से माइनस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सरकार को 10,000 रुपए टैक्स पे करा और वहां से सरकार से आपको 2,000 का रिफंड मिल गया, तो आपको फाइनल वैल्यू जो बाहर लिखनी है टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड की, वो 8,000 लिखनी पड़ेगी। तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर पॉइंट समझ आ जाएगा। बाकी टैक्स पेड को लेकर कभी कभी क्वेश्चन साइलेंट होता है, यानी कि कोई एडजस्टमेंट नहीं देता। तो ऐसे केस में हम प्रोविजन फॉर टैक्स को जो प्रीवियस ईयर का होता है उसे अपना टैक्स पेड ही मान लेते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स हमने शुरू में कॉन्सेप्ट 1 में, वर्किंग नोट 1 में लेस करी थी, उन्हें यहाँ ऐड बैक कर देते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जिन्हें हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ऐड करा था, उन्हें यहाँ लेस कर देते हैं। यानी कि आप देखोगे ऐड में लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और लेस में लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो फिर आपका फाइनल आंसर आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें थोड़ा सा अंग्रेजी का ध्यान रखना। अगर आंसर पॉजिटिव है तो आप फ्लो फ्रॉम लिखना, अगर आंसर नेगेटिव है तो यूज्ड इन लिखना। तो कैश के बाद फ्लो फ्रॉम आएगा अगर पॉजिटिव है, और कैश के बाद यूज्ड इन आएगा अगर नेगेटिव है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बन जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो एक बार माइंड में रिवाइज कर लेना। आपको सबसे पहले एनपीबीटी निकालना आना चाहिए, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना आना चाहिए, और उसके बाद ये पूरा फॉर्मूला फिट करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनल आंसर आ जाएगा।
अब है हमारा अगला मेन कॉन्सेप्ट, यानी कि अब हम सीखेंगे, देखेंगे, रिवाइज करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक बार रिकॉल कर लेना माइंड में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब था वो वाली गतिविधियां जो हमारे पैसे के निवेश से संबंधित हैं। अब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी, आपने कोई एसेट खरीदा, आपने कोई एसेट बेच दिया, ये सारी चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। तो अब यहाँ से इनफ्लो कब कब होगा वो देखो। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने अपना कोई फिक्स्ड एसेट बेच दिया तो इनफ्लो हो गया। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने अपनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी तो इनफ्लो हो गया। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको ये सब चीजें मिली, ये आपके लिए इनफ्लो हो गया। इसके अलावा रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांस, आपने किसी को लोन दिया था, वहां से पैसे वापस मिल गए। तो ये जितनी भी चीजें आप ऊपर देख रहे हो सारे के सारे इनफ्लोज हैं जिन्हें हम जोड़ रहे हैं। अब आउटफ्लो कब होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? जब आप चीजें खरीदते हो। आपने परचेज कर लिया फिक्स्ड एसेट को तो पैसा दे दोगे, आपने परचेज कर लिया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को तो पैसा दे दोगे, आपने परचेज कर लिया इंटेंजिबल एसेट को, पैसा दे दोगे। तो बेसिकली ये आपके आउटफ्लोज हो रहे हैं। या इसी तरह आपने किसी को लोन्स एंड एडवांस दे दिया, तो ये सब आपके क्या हो रहे हैं? आउटफ्लोज हो रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसमें कुल मिलाकर 6-7 आउटफ्लो हैं, 6-7 इनफ्लो हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। फिर आप जोड़ घटा करके जब अपना फाइनल आंसर निकालते हो तो फिर से वही बात का ध्यान रखना है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो आपकी अंग्रेजी बनेगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो आपकी अंग्रेजी बनेगी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये होता है बहुत ही छोटा लेकिन प्यारा सा कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से संबंधित कुछ जरूरी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए, इन्हें ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी जो होगा, तो इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट, यानी कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में अगर बढ़ोतरी हो रही है या इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही है तो हम उसको परचेज समझते हैं, यानी कि आपने खरीदा। इसी तरह फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में अगर गिरावट हो रही है या किसी इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट हो रही है तो हम उसे डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन समझते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखना है, अगर वो फिक्स्ड एसेट लैंड है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो इनकी वैल्यू में गिरावट को डेप्रिसिएशन नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा मानता है सीबीएसई और हम भी कि लैंड और इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट नहीं करते। तो इनकी वैल्यू में अगर गिरावट होगी तब हम सेल मानते हैं। तो इस छोटी सी बात का हमको ध्यान रखना है, यही बात यहाँ पर हमको दे रखी है। इसके अलावा कई बार आपको ट्रांजैक्शंस में बैलेंस शीट के अंदर या नोट्स में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे देगा वो, और कोई एडजस्टमेंट नहीं देगा। तो ऐसे में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग के बैलेंस को आप डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट करोगे, जो आपने ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नॉन कैश एक्सपेंस में देखा था। तो इस बात का भी ध्यान रखना आपको पड़ेगा। तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है तो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर्स के डिफरेंस को आप डेप्रिसिएशन ट्रीट करोगे। अब एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि एग्जाम में जरूर आती है, ये है प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर। प्रोविजन फॉर टैक्स किसे कहते हैं, पहले सिंपल एक मीनिंग समझा देता हूं। जब कोई भी कंपनी पूरे साल काम करती है तो वो सरकार को टैक्स पे कर देती है, और वो अपने हिसाब से अनुमान लगा लेती है कि हमारा साल भर का इतना मुनाफा होगा तो हमारा साल भर का इतना टैक्स होगा। लेकिन जब बाद में वो वाकई में सरकार को पे करती है एक्चुअल में, तो हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो, कुछ उसमें डिफरेंस हो। तो प्रोविजन का मतलब है कि कितना हम टैक्स अपना बना रहे हैं या मान रहे हैं कि देना पड़ेगा, और एक्चुअल टैक्स पेड का मतलब होता है कि जितना हम वाकई में सरकार को टैक्स भर रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हमें पता होती हैं, एक जो हम अपना प्रोविजन बना रहे हैं, और दूसरा जितना हम एक्चुअल में सरकार को पे कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट एक बार आपको जल्दी से डिस्कस करके बताऊं, तो जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो उसके लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। यानी कि मैं अपने लिए खर्चा मान रहा हूं तो पीएनएल को डेबिट कर रहा हूं, और साथ ही साथ एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं प्रोविजन फॉर टैक्स की। लेकिन जब मैं एक्चुअल में सरकार को पैसे देता हूं तब मैं एंट्री करता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि मेरी लायबिलिटी खत्म और मैंने सरकार को पैसे दे दिए। अब इन्हीं एंट्री पर बेस्ड हमारा लेजर अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स का बनाया जाता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट की तरह बनता है, जिसका बाय बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा अगर कुछ होगा तो, और टू बैलेंस सीडी डेबिट साइड पर लिखा जाएगा अगर कुछ होगा तो। अब आपने जो एक्चुअल टैक्स पे करा उसकी पोस्टिंग होगी डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट, यानी कि जो टैक्स आपने पे करा, और जो प्रोविजन आपने बनाया ड्यूरिंग द ईयर उसकी पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड पे
बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो इन्हीं दोनों पोस्टिंग्स का आपको ध्यान रखना है। बाकी इनके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, टैक्स पेड को हम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिडक्ट कर देते हैं माइनस OA, और जो प्रोविजन हमने बनाया ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने कॉन्सेप्ट 1 में सीखा था, उसे हम अपने वर्किंग नोट में यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालते समय ऐड कर लेते हैं। तो आपको ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट प्रिपरेशन आना चाहिए। तो ये एक मेन एडजस्टमेंट थी प्रोविजन फॉर टैक्स की। अब इसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पे, लास्ट एक्टिविटी पे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी कि ये वो वाली गतिविधियां होती हैं जिसमें हम अपने कैपिटल पे, अपनी बोरोइंग्स पर उतार चढ़ाव देखते हैं, यानी कि पैसे से संबंधित जो गतिविधियां हैं। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट में हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है और क्या क्या आइटम्स होते हैं। पहले इनफ्लो की बात कर लेता हूँ, बहुत ही सिंपल है। अगर आपकी कंपनी ने शेयर्स को इशू करा है तो हम कहते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। तो जब भी हमारी शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। अब उसके अंदर हो सकता है कि हमने प्रीमियम पर शेयर्स इशू करे हों और हमारे प्रीमियम की भी वैल्यू बढ़ रही हो, तो उसको हम उसी के अंदर इंक्लूड करके जोड़ लेते हैं। तो ये बन गया हमारा पहला इनफ्लो। इसी तरह हो सकता है कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे हों, तो कंपनी के डिबेंचर्स की वैल्यू में भी बढ़ोतरी हो रही हो, तो हम कह देते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। और इसमें भी अगर प्रीमियम है तो उसको जोड़ देते हैं, और हो सकता है डिबेंचर आप डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो तो उसको घटा देते हैं। तो जो भी वैल्यू आती है वो बन जाता है हमारा इनफ्लो। इसी तरह कोई भी शॉर्ट टर्म या कोई भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपने रेज करी, यानी बैंक से पैसा लिया, तो अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम मानते हैं कि आपने ये बोरिंग्स रेज करी हैं, तो ये भी हमारे लिए इनफ्लो हो जाते हैं। तो देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 3 ही इनफ्लो होंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को रेज करके। खत्म हो गई बात। अब आउटफ्लो कब कब हो सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? आउटफ्लो होने के कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ मेन पॉइंट्स तो ऊपर वाले इनफ्लोज के ही उल्टे हैं। जैसे आपने अपने शेयर्स को रिडीम कर दिया, प्रेफरेंस शेयर्स को, यानी कि उनकी वैल्यू कम हो गई। आपने अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, यानी कि उनकी वैल्यू कम हो गई। या आपने अपने लोन्स को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म को रीपे कर दिया, उनकी वैल्यू कम हो गई, यानी कि रीपेमेंट्स, यू आर डूइंग बेसिकली रीपेमेंट्स। इसके अलावा हो सकता है आपके इक्विटी शेयर्स की भी वैल्यू कम हो जाए, तो उसके रीपेमेंट या रिडम्पशन नहीं कहते, उसके लिए एक अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जो होता है बायबैक। लेकिन पॉइंट यही है कि इक्विटी शेयर्स की भी वैल्यू कम हो गई। तो यहां तक तो हमने वैल्यू के कम होने को रिकॉर्ड कर लिया एज आउटफ्लो। इसके अलावा जो भी हम डिविडेंड पे करते हैं, इंटरम डिविडेंड, हमारा आउटफ्लो होता है। या हमने कोई फाइनल डिविडेंड पे करा, यानी कि प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, तो हमारा आउटफ्लो होता है। या इसके अलावा हमने कोई भी इंटरेस्ट पे करा अपने बोरोइंग्स, अपने डिबेंचर्स पर, तो हमारा आउटफ्लो होता है। इसके अलावा आपने कोई शेयर इशू एक्सपेंस पे करा तो आपका आउटफ्लो होता है। और अगर आप अपने डिबेंचर्स या अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो, यानी कि रीपे कर रहे हो, और उन्हें रीपेमेंट पर कुछ प्रीमियम भी पे कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो एन आउटफ्लो, यानी कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर या डिबेंचर भी आपका आउटफ्लो होता है। तो ये सारे के सारे हमारे डिडक्ट हो जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि ये सारे आइटम्स हमारे लिए क्या होते हैं? आउटफ्लो होते हैं। और फिर जो भी हमारा फाइनल आंसर आता है, अगेन अगर वो पॉजिटिव है तो हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम, और अगर वो नेगेटिव है तो हम लिखते हैं कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी ध्यान रखना बच्चों, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 से 14 ही आइटम्स इसके अंदर आते हैं, ज़्यादा आइटम्स नहीं आते। और जिसमें भी इनफ्लो तो सिर्फ 3 ही आइटमों का होता है, तो सबसे आसान हो जाती है आपके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो जितना हमने पढ़ा वो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट तीनों तरह की एक्टिविटी का और उसके अंदर आने वाले इनफ्लो और आउटफ्लो का। अब इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्चुअली आपको पता होने चाहिए अपने 12th के एग्जाम के तहत। क्या क्या? नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट कवर कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट के अंदर आता है इंटरेस्ट पेड। अब आप किसी भी तरह का इंटरेस्ट अगर पे करते हो, चाहे आपने डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे करा, चाहे आपने किसी बोरोइंग पर इंटरेस्ट पे करा, इंटरेस्ट पे मतलब इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट पेड आपके बिजनेस के लिए एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, यानी कि मेन बिजनेस का तो ये नहीं है। तो इसीलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर एड बैक हो रहा होता है। पर क्योंकि आपका आउटफ्लो है, आपने पैसे दिए और ये एक फाइनेंसिंग गतिविधि है, तो इसीलिए इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम एज अ आउटफ्लो माइनस कर रहे होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट आपको ये याद रखना है।
सिमिलरली दूसरी एडजस्टमेंट होती है इंटरेस्ट रिसीव्ड की या डिविडेंड रिसीव्ड की, या कुछ भी समझ लो, आपको एक इनकम हुई जो आपकी मेन इनकम नहीं है। अब इंटरेस्ट मिल गया मुझे इन्वेस्टमेंट पे, ये मेरा मेन बिजनेस इनकम नहीं है, ये हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को इसीलिए हम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिडक्ट करते हैं अंडर द हेडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम। पर क्योंकि हमारा इनफ्लो तो है, तो इस इनफ्लो को हम अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर एज एन इनफ्लो ऐड कर रहे होते हैं, तो इसका भी ट्रीटमेंट आपको याद रखना पड़ता है। इसके अलावा बहुत ही स्पेशल एडजस्टमेंट होती है कभी कभी, जो मैंने आपको भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी दिखाई थी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हम कई बार अपने प्रेफरेंस शेयर्स को या डिबेंचर्स को रीपे करते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम यानी कि एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो हमें वो एक्स्ट्रा पैसा कैलकुलेट करके, क्योंकि ये हमने प्रॉफिट में से दिया होगा, तो ये हमने प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिया होगा, तो इसीलिए इसको प्रॉफिट में ऐड बैक करते हैं अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले वर्किंग नोट को निकालते समय, अगर ये होगा तो। और क्योंकि हमने पैसा तो दिया और एक्स्ट्रा पैसा दिया, हमारा आउटफ्लो हो गया, इसीलिए इसको फाइनेंसिंग गतिविधि के अंदर हम डिडक्ट भी करके शो करते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं उन पॉइंट्स के जो आपको सवाल में एडजस्टमेंट के अंदर दे रखे होंगे। इसके अलावा एक एडजस्टमेंट पक्का आती है एग्जाम में, जिसमें वो आपसे एसेट अकाउंट की प्रिपरेशन करवाता है। तो एसेट अकाउंट की प्रिपरेशन मैं मान के चलता हूँ कि आप कहीं ना कहीं बना लेते हो, बहुत सिंपल होती है, बट फिर भी उसकी कुछ बातों का ध्यान रखना है कि उसमें हो सकता है आपको कभी कभी परचेज ऑफ एसेट के बारे में जानकारी एज ए बैलेंसिंग फिगर मिल जाए, तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप डिडक्ट कर दोगे, या कई बार उसमें आपको डेप्रीसिएशन मिल जाता है एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पर, तो फिर उस केस में उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दोगे। बाकी डिपेंड करता है सवाल टू सवाल कि कैसे क्या करना है हर आइटम का। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक एडजस्टमेंट पक्का होगी प्रपोज डिविडेंड की, और उसके अंदर आपको करंट ईयर की फिगर भी दे रखी होगी और प्रीवियस ईयर की फिगर भी दे रखी होगी। तो ध्यान रखना, करंट ईयर की फिगर का आपको कुछ नहीं करना, वो बेकार है। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर की फिगर को ही अपने वर्किंग नोट में, जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हो, उसमें ऐड बैक करना है और इसको आउटफ्लो की तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिडक्ट करना है। तो इन 5 मेन एडजस्टमेंट्स का भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। तो जब आपका एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा और जो हम अगली क्लास में डिस्कस भी करेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि तीनों गतिविधियां हमें बनानी पड़ेंगी और जो एडजस्टमेंट्स होंगी उनमें कुछ ना कुछ इसी तरह के पॉइंट्स होंगे। तो इन 5 एडजस्टमेंट्स का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हेलो बच्चों, क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का और आप चाहते हैं अपनी सीए की जर्नी मेरे साथ यानी कि हमारी पूरी आरकेजी टीम के साथ कंप्लीट करना? तो आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी। आरकेजी के साथ अपनी सीए की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी सीए की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में ये देखा था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3 तरह की एक्टिविटीज से हम कैश फ्लोज को निकालते हैं बेसिकली, और तीनों तरह की एक्टिविटीज से कैश फ्लो को निकालने के बाद एक स्टैंडर्ड AS 3 के हिसाब से, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के थ्रू निकाला जाता है ये, ठीक है। अब एग्जाम में इस चैप्टर की वेटेज जो है वो 5 नंबर की है, यानी कि इसका एक क्वेश्चन पक्का आएगा 100%, 5 नंबर का वो तय है, लास्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन। अब वो 5 नंबर के क्वेश्चन में या तो आपसे कोई एक लौती एक्टिविटी निकलवा सकता है कि खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी या खाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या खाली फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऐसा निकलवा सकता है। तो अगर ऐसा निकलवाने को आया तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर खाली वो एक ही एक्टिविटी निकलवाएगा तो फिर उस एक्टिविटी के वो काफ़ी जड़ में घुसेगा, आइटम्स की बारीकियां पूछेगा, एडजस्टमेंट्स भी खतरनाक देगा। या फिर हो सकता है 5 नंबर में वो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे दे और कह दे कि पूरा एक स्टेटमेंट बना दो, ठीक है ना। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन जो डिस्कस करेंगे उसमें मेरी कोशिश ये होगी कि हम अलग अलग भी कर लेंगे और पूरा कंबाइन भी कर लेंगे, ठीक है।
बाकी आपको कंबाइन के लिए एक फॉर्मेट मैंने सिखाया था, वो एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ कि जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है तो कैसा बनाना होता है, उसमें क्या स्टेटमेंट होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपको याद हो, उसकी हेडिंग आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं उसके नीचे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है CFOA। फिर उसकी स्टार्टिंग में हम लिखते हैं, सबसे पहले शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसका आंसर हम वर्किंग नोट में निकालते हैं। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर हम ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो जितने भी तरह के नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इसमें हम जोड़ लेते हैं। मैं से उदाहरण के तौर पे कुछ कुछ लिख लेता हूं, जैसे डेप्रीसिएशन हो गया, या जैसे आपने कोई एसेट बेचा उसमें आपको लॉस हो गया, या जो भी आप बोरोइंग्स करते हो उन बोरोइंग्स पर अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे करा है तो वो सब हो गया। इस तरह की चीजें आपकी यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। फिर उसके बाद आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो होते हैं उनको डिडक्ट कर देते हो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी होती हैं? जैसे आपने कोई एसेट बेचा तो उसमें गेन हो गया, या आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट पर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हो गया, या आपको कहीं से डिविडेंड रिसीव हो गया। मतलब इस तरह की इनकम जो आपके मेन बिजनेस की इनकम नहीं होती, उन सबको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम कह देते हैं। तो इतने पहले पड़ाव तक का आंसर आ जाता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, शॉर्ट में लिख रखा है OPBWCC। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आने के बाद हम अपने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के पास जाते हैं। तो अगर हमारी करंट लाइबिलिटीज में बढ़ोतरी हो रही है तो हम उसको ऐड कर देते हैं, या अगर हमारे करंट एसेट्स के अंदर गिरावट हो रही है तो फिर उसको भी हम ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद जितनी भी हमारी करंट लाइबिलिटीज है उनमें अगर गिरावट हो रही है तो उसको हम डिडक्ट कर देते हैं, या जितने भी हमारे करंट एसेट्स हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है तो उसको भी हम डिडक्ट कर देते हैं। अब करंट एसेट्स में बस एक सावधानी रखनी है यहाँ पर आपको कि जब आप करंट एसेट्स यहां पर ले रहे होते हो तो ऐसे में सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेना और ऐसे में करंट इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लेना। उसका रीजन बताओ, क्योंकि बिल्कुल सही, तो इनको हम एंड में ऑटोमेटिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट्स को उसी के अंदर जोड़ के ले रहे होते हैं, बिगिनिंग और एंड, ठीक है ना। तो इनको हम यहां पर नहीं लेंगे। तो इतने पड़ाव तक का आंसर आ जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर उसके बाद हम उसमें जो भी हमने टैक्स पे करा होता है इस साल वो डिडक्ट कर देते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, जिसको हम ए नाम से संबोधित कर देते हैं। पॉजिटिव आंसर आएगा तो क्या अंग्रेजी लिखेंगे? फ्लो फ्रॉम। नेगेटिव आंसर आएगा तो क्या अंग्रेजी लिखेंगे? यूज्ड इन। बस। फिर उसके बाद फॉर्मेट कंटिन्यू होता रहता है। फिर हम लिखते हैं सेकंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, उसमें जो भी इनफ्लो होंगे तो जोड़ लेंगे, जो भी आउटफ्लो होंगे तो घटा देंगे। तो आंसर बी आ गया। फिर उसके बाद हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखते हैं नंबर 3, यानी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसको भी सॉल्व कर लेंगे, इनफ्लो को जोड़ लेंगे, आउटफ्लो को माइनस कर लेंगे, तो उनका आंसर आ गया सी। फिर बताओ सी आंसर आने के बाद क्या करते हैं? वेरी गुड, A प्लस B प्लस C, तीनों आंसर्स को जोड़ लेते हैं हम। तो अगर तीनों आंसर्स को जोड़ के आंसर पॉजिटिव आएगा तो क्या अंग्रेजी लिखेंगे? इंक्रीज। और अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज, ठीक है। फिर उसके अंदर हम ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट को ऐड करते हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर याद रखना है आपको, करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर दे रखी होंगी ओपनिंग तो वो भी जुड़ जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली इन्हें जोड़ के मेरा आंसर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ जाता है। याद आ गया? फिर इसके बाद आपको जो वर्किंग नोट बनाना है जिसमें आप NPBT निकालते हो वो वर्किंग नोट बाद में बनेगा। और क्योंकि एडजस्टमेंट्स होंगी आपके सवाल के अंदर तो हो सकता है आपको कोई लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़े, तो वो लेजर अकाउंट्स भी आपको वर्किंग नोट में शो करने पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली फुल सवाल जब आएगा तो इस तरह से आपको फुल फॉर्मेट के साथ बनाना पड़ेगा। तो याद आ गई मेन कहानी, ठीक है। तो अब हम इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस जो भी हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आ जाओ। तो इस पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इलस्ट्रेशन 29 है आपकी किताब में। तो देखो इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली है खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपको कैश फ्लो निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। तो अब हम आइटम्स का डिस्कशन कर लेंगे कि किस आइटम का क्या करना है। सबसे पहले हमको दे रखा है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को हम कहां पर डील करते हैं?
एनपीबीटी जब निकालते हैं तो उसके वर्किंग नोट में हम लिखते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू आएगी वो जोड़ लेते हैं। फिर उसके नीचे लिखा है सरप्लस, मतलब बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो इसको भी हम वर्किंग नोट में सेम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके इस वैल्यू को भी जोड़ लेते हैं। अब उसके नीचे हमको दे रखा है 10% डिवेंचर। तो आपको इसमें मैंने बता रखा है कि कभी भी डिवेंचर से पहले अगर प्रतिशत दे रखी है तो इसका मतलब ये डिवेंचर्स का इंटरेस्ट है, तो आपको इंटरेस्ट अपने आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप ये 10% इंटरेस्ट किस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हो? ओपनिंग वैल्यू पर, यानी कि 2,10,000 रुपए पर। तो 2,10,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो कितना इंटरेस्ट आ गया? 21,000 रुपए। तो इसको फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली 21,000 रुपए आपके ऐड हो जाएंगे। क्लियर? फिर इसके बाद है ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल क्या है हमारे लिए? करंट लायबिलिटी। तो इसमें आप इंक्रीज डिक्रीज देख लोगे कि बढ़ गया या घट गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें क्या करना है? ये करंट एसेट है, लेकिन इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखना, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हम लास्ट में लिखते हैं, तो इसको इग्नोर करना है। ये हमें ही दे रखा है। उसके बाद है गुडविल। अब गुडविल की वैल्यू में गिरावट हो गई तो इसको बोलते हैं गुडविल राइट ऑफ हो जाना या अमोर्टाइज्ड हो जाना। तो इसे आप नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंस वाली हेडिंग में ऐड कर लोगे 20,000 रुपए। फिर आपको दे रखा है मशीनरी। तो मशीनरी में भी गिरावट हो गई तो इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो इसे भी आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड कर लोगे उस वाली हेडिंग में। उसके बाद है 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर भी देखो 10% आपको दे रखा है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब आपने निवेश कर रखा है। तो अगर आपको अपने किसी निवेश पर 10% लिखा है इन्वेस्टमेंट, तो आपको अपने आप इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। किस वैल्यू पर? ओपनिंग वैल्यू पर। ओपनिंग वैल्यू क्या है? 60,000। तो 60,000 का 10% निकालोगे तो कितना आ गया? 6,000। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इसको क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लेस करना है। क्लियर? उसके बाद है इन्वेंट्रीज। ये आपके करंट एसेट हैं, इसमें आप इंक्रीज डिक्रीज देख लोगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इसको भी आप करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर सकते हो और इसमें भी आप इंक्रीज डिक्रीज देख सकते हो। और थोड़ा सा इसको बेहतर तरीका भी बता देता हूं। प्रोविजन ओपनिंग में 1 लाख था, क्लोजिंग में 1.5 लाख था। इसका मतलब प्रोविजन आपका 50,000 बढ़ गया। तो अगर प्रोविजन आपका 50,000 बढ़ गया तो इसको आप नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंस वाली हेडिंग में ऐड कर देना। तो बहुत से लोग वहां पर ऐड कर देते हैं। तो या तो करंट लायबिलिटी समझ के ऐड करोगे तो नीचे ऐड होगा, या इंक्रीज इन प्रोविजन करके नॉन कैश एक्सपेंस की तरह ऐड करोगे तो ऊपर ऐड होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड जरूर होगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, इसका क्या करना है? करंट एसेट, तो ये इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर्स को इशू करने पर हमने डिस्काउंट दिया, तो ये ओपनिंग में था 10,000, देखो क्लोजिंग में ये 0 हो गया। तो इसका मतलब इसमें गिरावट आ गई, हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। इसका मतलब आपने डिस्काउंट को क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। तो बताओ ये क्या होगा? ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंस होगा। तो इस 10,000 को भी आप नॉन कैश एक्सपेंस वाली हेडिंग में ऐड कर दोगे। तो क्लियर हो गए? देखो सारे आइटम है ना। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आप बस हेडिंग चेक करो। देखो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंस में डेप्रीसिएशन आ गया जो हमने डिस्कस करा था। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला पॉइंट इन्होंने यहां पर डाल दिया 50,000 जो मैंने डिस्कस करा था। देखो गुडविल अमोर्टाइज्ड वो आ गई। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो लास्ट पॉइंट अभी अभी डिस्कस करा, देखो वो यहां पर ऐड हो गया। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 21,000 जो हमने डिस्कस करा था, अपने आप निकालना पड़ता है, वो ऐड हो गया। ये सब नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंस में आ गए। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में देखो इन्होंने क्या लेस कर रखा है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये लेस हो गया क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। समझ आ रहा है? फिर ये आपका आंसर आ गया इतने पड़ाव तक का, OPB WCC। फुल फॉर्म मतलब क्या बताई थी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
फिर उसके बाद देखो करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज हो गया तो ऐड कर दिया, उसके बाद करंट एसेट्स में जो इंक्रीज हो गया तो डिडक्ट कर दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो समझ आया प्रोसेस इस क्वेश्चन के अंदर क्या करा है? कहानी क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन मार्क करना, इलस्ट्रेशन 43। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो देखो ये भी आपका एक 5 नंबर का प्योर क्वेश्चन है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अब इसमें वो आपसे कितनी एक्टिविटी का आंसर निकलवा रहा है? 2, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी। तो हम सारे डिस्कस कर लेंगे कि किसका क्या करना है। सबसे पहले उसने लिखा है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो ये तो आपको पता ही है कि इसको हमें वर्किंग नोट के अंदर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग फिगर करके नोट करना है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट आपको दिखाता हूं, नोटिस करना। अब यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर इन्होंने पहले ओपनिंग वाली वैल्यू दे रखी है और उसके बाद क्लोजिंग दे रखी है। कई बार क्या होता है सवाल के अंदर पहले क्लोजिंग देता है फिर ओपनिंग देता है, ज्यादातर सवालों के अंदर। तो बच्चे को आदत हो जाती है, बच्चे रट लेते हैं कि पहले क्लोजिंग होता है फिर बाद में ओपनिंग होता है। लेकिन एग्जाम में पता चला कि पहले ओपनिंग आ गया फिर क्लोजिंग, तो क्या होगा? आपका सारा गलत हो जाएगा, आप तो उल्टा उल्टा सोचना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए कैश फ्लो के क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले ये कसम खानी है कि एग्जाम आते ही सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, मतलब ये चेक करना है कि ईयर्स जो है वो कैसे दे रखे हैं, ओपनिंग कौन सा है क्लोजिंग कौन सा है, लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, इस पे चर्चा करेंगे हम। प्रोविजन फॉर टैक्स ये हमें बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है और इसकी एडजस्टमेंट भी दे रखी है। नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 75,000। तो इसका एक प्योर कॉन्सेप्ट होता है, हम एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में हम बैलेंस BD यानी कि ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, फिर बैलेंस CD जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड पर लिखते हैं, राइट। फिर टैक्स पेड हमें दे रखा है, तो जो टैक्स पे हम करते हैं एक्चुअल में उसको डेबिट साइड पे लिखा जाता है टू बैंक करके, यानी ये आपको टैक्स पेड फिगर डेबिट साइड पे लिखनी पड़ती है। तो फिर जो भी टोटल करके बैलेंस बचेगा, इत्तेफाक से इसमें वो 75 ही बच रहा है, तो वो हमारा एक तरह से स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर यानी कि प्रोविजन जो हम बनाते हैं क्रिएट करते हैं वो फिगर मानी जाती है। अब इसमें क्योंकि 75 ही है तो उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। तो ये P&L वाली फिगर को क्या करते हैं? बिल्कुल सही, तो NPBT निकालने वाले वर्किंग नोट में ऐड करते हैं, और ये जो बैंक वाला टैक्स पेड वाली फिगर होती है इसका क्या करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो टैक्स पेड होता है लास्ट में उसमें माइनस करते हैं, राइट। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। चलो, उसके बाद है जी ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का क्या करना है? ये करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, राइट। फिर उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की उसने एडजस्टमेंट भी दे रखी है। कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर के एंड में हमने कुछ इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, कॉस्टिंग 1,75,000, सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 30%। तो 1,75,000 का 30% निकालना जल्दी से, कितना लॉस आ रहा है? 1,75,000 का 30%, तो कितना लॉस आएगा? 52,500। तो आपने इसका मतलब पता है इसको कितने का बेचा? बताओ, आपने इसका मतलब इसको कितने का बेचा? 122,500। क्लियर हो गया पॉइंट। तो अब इस एडजस्टमेंट को डील करने के लिए आपको एग्जाम में क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? अकाउंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जब भी किसी भी आइटम की एडजस्टमेंट दे रखी होगी तो आपको उसका अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं शॉर्ट में, तो इसका अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए क्या है फंडा? इसका ओपनिंग बैलेंस कहां लिखना है आपको? डेबिट साइड में 2,50,000।
इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखना है आपको? क्रेडिट साइड में 2 लाख। उसके बाद लॉस कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड में 52,500। फिर जो आपने सेल करी वो कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड में 122,500। बस फिर ये खाता क्लोज करके टोटल करके बंद कर दो, तो आपका बैलेंसिंग फिगर कहाँ बचेगा? डेबिट साइड में, है ना, यहां बचेगा। तो इस बैलेंसिंग फिगर को क्या कहते हैं हम? परचेज, जिसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर देते। तो ये याद आ गया कॉन्सेप्ट पूरा। तो अब इसमें सेल को कहां लिखोगे आप? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। लॉस को कहां लिखोगे आप? बिल्कुल सही, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। और जो परचेज निकली बैलेंसिंग फिगर की तरह उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। तो क्लियर हो गया पॉइंट। फिर उसके बाद लास्ट आइटम आपको दे रखा है करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इसका क्या करना है? ये तो करंट एसेट है, तो करंट एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है तो हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो सारे आइटम क्लियर हो गए और दोनों एडजस्टमेंट भी क्लियर हो गई। चलो तो आंसर चेक करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको मेन एडजस्टमेंट दिखाता हूं। हमारा जो लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट बेचने का, वो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखो ऐड हो गया। उसके बाद हमारी करंट लायबिलिटी में जो इंक्रीज हुआ वो ऐड हो गया। हमारे करंट एसेट में जो इंक्रीज हुआ वो देखो डिडक्ट हो गया। यही थी ना बातें। फिर जो हमने टैक्स पेड डिस्कस करा था वो डिडक्ट हो गया। तो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 927,500। तो बट आइटम्स का डिस्कशन क्लियर है, सबको सारे पॉइंट्स क्लियर है। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2 ही बातें लिखनी थी। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारा आउटफ्लो हो रहा है, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हमारा इनफ्लो हो रहा है। बस 2 बातें थी तो हमारा आंसर आ गया फाइनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का -2,05,000। तो सारे आइटम्स क्लियर हैं सब बच्चों को? इसमें आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इलस्ट्रेशन 48 पे भी। इसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला क्वेश्चन ना काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या पता इस बार भी इस तरह का आ जाए 5 नंबर में। लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी काफ़ी साल पूछा गया है जिसमें खाली फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकलवाते हैं। तो अब देखो इसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग में 15 लाख है, क्लोजिंग में 20 लाख है। तो इसका मतलब हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, क्या मानते हैं? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। तो इसे हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड कर लेंगे, राइट। फिर कह रहा है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसमें 12% जो होता है ये वैसे डिविडेंड का रेट ऑफ परसेंट होता है, ठीक है ना। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो ओपनिंग में है 5 लाख, क्लोजिंग में 0 हो गई, खत्म हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसे 5 लाख को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे, राइट। फिर 14% डिबेंचर्स। तो ये डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट होता है 14%। तो डिबेंचर्स ओपनिंग में है 0, क्लोजिंग में हो गए 2.5 लाख। इसको क्या बोलेंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड कर लेंगे। तो पहले आइटम तो सिंपल हो गए। अब नीचे की जो बातें हैं वो भी ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, वो पता होनी चाहिए आपको सारी की सारी। नंबर 1, इक्विटी शेयर वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो अब देखो आपके कितने इक्विटी शेयर्स इशू हुए थे इस साल? 5 लाख के। तो अगर आप 5 लाख का 20% निकालोगे तो कितना प्रीमियम आ गया? 1 लाख। तो इसका क्या करना है? बिल्कुल सही, तो इसे भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड ही करना है। ये भी प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर के साथ ही जुड़ जाएगा। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर आपका 6 लाख हो जाएगा, राइट। सेकंड, 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार। इसका क्या करना है? कह रहा है हमने प्रेफरेंस शेयर्स को पार पर रिडीम कर दिया, मतलब कि कोई प्रीमियम नहीं दिया। माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे?
मतलब कितने रुपए माइनस करेंगे, वो तो कर चुके ऊपर। इस पॉइंट का क्या ट्रीटमेंट है, कुछ नहीं, ये सिर्फ जानकारी है। मतलब इस ये लाइन अगर ना भी लिखी होती तो भी मेरा आंसर सेम आना है, ये लिख भी दी तो भी आंसर सेम आना है। फिर थर्ड, 14% डिवेंचर्स वर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। आपने कितने डिवेंचर्स इशू करे, 2,50,000 के, तो उसका 10% डिस्काउंट निकालो, कितना आया 25,000। तो अब इस डिस्काउंट का क्या करोगे आप, बताओ क्या करोगे, इसे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर वाली वैल्यू में से माइनस कर दोगे, यानी कि अब आपके प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर का फाइनल आंसर 225 लिखा जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट, सब बच्चों को क्लियर? नहीं, डिस्काउंट जो हमने इशू करने पर दिया तो इसका मतलब हमारी प्रोसीड्स उतने रुपए से कम आ रही हैं, तो बस हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर जो था वो 225 लिखा जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद फोर्थ, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 1,50,000। तो इक्विटी डिविडेंड पर, इक्विटी शेयर्स पर आपने डिविडेंड पे करा, तो वैसे तो आपको बता देता हूं, इक्विटी शेयर्स पर जब भी डिविडेंड पे किया जाता है तो आपको वैसे तो ये चेक करना चाहिए अपने आप की प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उन पर भी डिविडेंड दिया जाएगा, ये सिखा रखा है ना, क्योंकि अगर कंपनी इक्विटी डिविडेंड दे रही है तो प्रेफरेंस वालों को तो पहले देना पड़ेगा। तो वो तो मैंने भला हो सवाल का कि पॉइंट 7 भी पढ़ लिया। पॉइंट 7 में लिखा है डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 60,000, तो उन्होंने ये दे रखा है कि कंपनी ने डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स वालों को भी पे करा। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो भी फिर हम खुद निकाल के देते। वेरी गुड। तो इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स को भी दिया 1,50,000 और प्रेफरेंस शेयर्स को भी दिया 60। तो दोनों डिविडेंड्स का क्या करते हैं, सही, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दोनों को हम डिडक्ट कर देते हैं। तो क्लियर पॉइंट यहां तक, ओके। उसके बाद नंबर 5, इंटरेस्ट पेड ऑन 14% डिबेंचर 35,000। आपने डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे करा, इसको क्या करना है, लेस, ठीक है, तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस कर देंगे। और नंबर 6, अंडर राइटिंग कमीशन, ये अच्छा पॉइंट है, स्टार लगा देता हूं। अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स ₹20,000 वॉज पेड एंड वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो अंडर राइटिंग कमीशन आपने पे करा इक्विटी शेयर्स पर, बाकी कह रहा है कि इसको हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ कर दिया। तो चलो इस बात का तो कोई प्रभाव फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो नहीं पड़ना। तो अंडर राइटिंग कमीशन आपने इक्विटी शेयर्स का 20,000 रुपए पे करा, बताओ इसका क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि आप अंडर राइटिंग कमीशन अगर पे कर रहे हो तो या तो प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर्स में से माइनस कर दो या अलग से माइनस कर दो, कहीं पे भी माइनस करके शो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो की तरह आ जाएगा। क्लियर हो गए सारे पॉइंट? तो देखो एक बार मेन चीजें, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर आ गया और उसी के नीचे जो प्रीमियम इशू पर दिया वो भी 1 लाख इन्होंने इधर ही जोड़ के दिखा दिया। फिर देखो अंडर राइटिंग कमीशन पे हो गया तो वो इन्होंने माइनस कर दिया। फिर प्रेफरेंस शेयर हमने रिडीम करे 5 लाख माइनस हो गया। और देखो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना है 225, तो डिस्काउंट जो था वो उसमें से प्रोसीड्स में से माइनस हो गया। बाकी इंटरिम डिविडेंड दिया इक्विटी शेयर पर, ठीक है, माइनस, प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड दिया, ठीक है, माइनस, और डिवेंचर्स का हमने इंटरेस्ट पे कर दिया तो ये भी माइनस। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के। तो मतलब तीनों तरह की गतिविधियां को अगर इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछे तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब हम एक बड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, है ना, फुल फॉर्मेट वाला। उसके लिए आप एक फॉर्मेट अपना बना भी लो सो दैट वो साथ में आप थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक बार इस इलस्ट्रेशन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, थोड़ा फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आए उसकी प्रिपरेशन के लिए। इलस्ट्रेशन 57 है आपकी बुक में।
तो मैं पहले रीड कर लेता हूं एक बार, फिर आपको टाइम दूंगा करने का, फिर डिस्कस करेंगे हम। मैं पहले आइटम्स का डिस्कशन कर रहा हूं सो दैट हम एक बार उसमें डिस्कस कर लेते हैं कि भाई किस आइटम को कौन सी एक्टिविटी में डील किया जाता है, राइट। तो देखो अब आप ध्यान से देखना, जैसे सबसे पहले ना बैलेंस शीट में लिखा है इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर लिखा है शेयर होल्डर फंड, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर लिखा है शेयर कैपिटल, अब उसके आगे दे रखा है नोट नंबर 1। जिस भी आइटम के आगे आपको नोट दे रखा होता है ना नंबर, आपको उसका नोट चेक करना है। अब इसके आगे जैसे 450 और 5 लाख लिखा है, मुझे इन वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे तो कहां से मतलब होगा, इसके नोट से मतलब होगा। अब मेरे को नोट नंबर 1 में जाके देखना है, समझ आ गया पॉइंट। अब आप नोट नंबर 1 में चेक करो, आपको क्या दिख रहा है, चेक करो नोट नंबर 1 में। नोट नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल और 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो मैं दिखा देता हूं एक बार। तो देखो नोट नंबर 1 में आपको क्या दिख रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मुझे इससे मतलब है, इस फिगर से मतलब है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डील करते हैं, ये अपने को पता है, तो वहां पे डील करेंगे। ऐसी दूसरा आइटम उसने दे रखा है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो मुझे इससे मतलब है। तो ये नोट नंबर 1 है। तो जिस भी आइटम का आपको नोट दे रखा होता है ना, उसके हमें नोट से मतलब होता है, बैलेंस शीट की वैल्यू से मतलब नहीं होता। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी हम कहां पर डील करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो समझ आ रहा है ना बैलेंस शीट देखने का तरीका। मैं पूरी दिखाता हूं और देखते हैं आगे। देखो अब अगला आइटम जैसे दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। तो मुझे इनकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं, इस पे व्हाइटनर लगा दूंगा एग्जाम में। मुझे तो किससे मतलब है, नोट नंबर 2 में क्या लिखा है मुझे उससे मतलब है। समझ आ रहा है ना पॉइंट। तो आप जब नोट नंबर 2 में देखोगे तो आपको नोट नंबर 2 में दिखेगा रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डील करते हैं हम, है ना। तो ये मुझे मेरे मतलब की चीज है। या दूसरा दे रखा है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये हम कहां लिखेंगे, वर्किंग नोट में, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो मुझे नोट नंबर 2 की वैल्यू से मतलब होता है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब उसके बाद वो हेडिंग दे रहा है नॉन करंट लायबिलिटीज, मुझे इससे मतलब नहीं है। उसके अंदर दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% डिवेंचर्स, 2 लाख और 1 लाख। तो इसमें 10% जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिवेंचर्स का इंटरेस्ट आपको अपने आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उसने करंट लायबिलिटीज हेडिंग दे दी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। फिर है ट्रेड पेबल्स, ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखते हैं ना, इंक्रीज डिक्रीज। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज। अब जैसे ही आपने देखा आगे नोट नंबर 3, इस पे व्हाइटनर लगा दो। तो हमें इन वैल्यूज से अब कोई मतलब नहीं है। अब हम कहां जाके देखेंगे, नोट में जाके देखेंगे। तो मतलब आप बात समझ रहे हो, जिन भी बैलेंस शीट आइटम्स के नोट दे रखे होते हैं उन बैलेंस शीट आइटम्स पे तो आप व्हाइटनर लगा देना, उनके हमें नोट से मतलब होता है बस। क्लियर हो गया। फिर दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज हो जाएगा आइटम। क्लियर। फिर हमको एसेट्स में दे रखा है, इससे मुझे हेडिंग से कोई मतलब नहीं है, नॉन करंट एसेट से कोई मतलब नहीं है। ए टेंजिबल एसेट्स, तो टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो इसको हम क्या मानते हैं, परचेज। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डील हो जाएगा। फिर हमें दे रखा है 10% इन्वेस्टमेंट्स। आपने इन्वेस्टमेंट्स 10% वाले कहीं कर रखे हैं तो ये भी बढ़ गए, तो ये कौन सी एक्टिविटी में आ जाएगा, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, परचेज। और इसका 10% का क्या यूज है, तो आपको इंटरेस्ट अपने आप निकालना पड़ेगा। और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को दो जगह कहां कहां लिखते हैं, वेरी गुड। तो एक तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस है ना, और दूसरा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो यानी कि ऐड। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद करंट एसेट्स में देखो क्या दे रखा है, करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये आपको कैश इक्विवेलेंट में ही जोड़ने होते हैं। तो जैसे ये 10,000 दे रखा है तो ये 70 में जुड़ जाएगा, ये 8,000 दे रखा है ये 42 में जुड़ जाएगा। याद आ गया। उसके बाद इन्वेंट्रीज, ये करंट एसेट है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप देख लोगे इंक्रीज डिक्रीज। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल के आगे नोट नंबर 4 दे रखा है, तो बताओ क्या करना है एग्जाम में आपको,
इस पे तो वाइटनर लगा दोगे, और नोट नंबर 4 में जो भी दे रखा होगा वो अब हमारे काम की चीज हो जाएगी। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो तो हमको पता ही। तो देखो सिंपल होगी बातें। अब एडजस्टमेंट में लिखा है यू आर इन्फॉर्म्ड दैट ड्यूरिंग द ईयर नंबर 1 मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 25,000। तो अब आपको इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? मशीन अकाउंट। अब मशीन अकाउंट कोई मशीन अलग से तो दे नहीं रखी, बस एक ही फिक्स्ड एसेट टेंजिबल दे रखे हैं, तो फिर वो अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेकंड दे रखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, तो ये भी किस अकाउंट में आएगा? इसी अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये भी इसी से रिलेटेड होता है। फिर आपको दे रखा है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2020 एट प्रीमियम ऑफ 5%। तो अभी थोड़ी देर पहले भी हम सवाल एक करके आए, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन जो हुआ। अब एक बार आप प्रेफरेंस शेयर देखो, ऊपर दे रखे थे, ओपनिंग में थे 2 लाख, क्लोजिंग में थे 1 लाख, तो आपने कितने रिडीम करे? 1 लाख। तो 1 लाख का अगर आप 5% प्रीमियम निकालोगे तो कितना आ गया? 5,000। तो इसको दो जगह कहां रिकॉर्ड करते हैं? एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ देते हैं नॉन कैश एक्सपेंस, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देते हैं। तो बोलो ये याद आ गया? प्रीमियम 5% निकालते हैं डिफरेंस का, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने कितना रिडीम करा? डिफरेंस। तो 2 लाख थे, 1 लाख बच गया, तो 1 लाख डिफरेंस का 5%, बिल्कुल सही। क्लियर एडजस्टमेंट ये वाली भी। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखी है इंटरिम डिविडेंड एट 15% वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 जनवरी। तो इसका मतलब 31 जनवरी को साल के बीच में 10 महीने बाद इक्विटी शेयर्स को 15% कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। तो इक्विटी शेयर्स का अगर आप 15% डिविडेंड कैलकुलेट करोगे तो उसको इंटरिम डिविडेंड को कहां कहां लिखोगे? 2 जगह बताओ। एक तो वर्किंग नोट में ऐड कर दोगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर दोगे, राइट। फिर उसी के नीचे 5th पॉइंट में दे रहे हैं डिविडेंड एट 12% वॉज प्रपोज्ड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ऑन ₹1 लाख एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फॉर ₹2 लाख। अब प्रपोज डिविडेंड के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है कि प्रपोज डिविडेंड अगर कोई होता है तो उसमें कौन सा लेते हैं हम? प्रीवियस ईयर वाला, करंट ईयर वाला तो नहीं लेते। तो प्रीवियस ईयर वाला कौन सा है? मतलब 2 लाख रुपए पर। ये 2 लाख डिविडेंड की फिगर नहीं है, वो कह रहे हैं डिविडेंड देना है ऑन 2 लाख। तो आप 12% अगर निकालोगे 2 लाख का तो कितना आएगा? 24,000। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सेम वर्किंग नोट में ऐड कर देंगे एनपीबीटी के लिए और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। क्लियर। और 6th, अच्छा फिर नेक्स्ट है फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31 मार्च 2021। आपने जो नए इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं वो 10% प्रीमियम पर इशू करें। तो आप एक बार इक्विटी शेयर्स की फिगर देखो कितने इशू हो रहे थे। मुझे तो याद है उसमें मैंने देखा था ओपनिंग में 3 लाख थे, क्लोजिंग में 350 थे, तो 50,000 इशू हुए। तो 50,000 जो इशू हुए इक्विटी शेयर्स, अगर आप उसका 10% कैलकुलेट करते हो तो कितना प्रीमियम आ गया? 5,000। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको दे रखा है सवाल में, चेक करो वो 5,000 दे रखा होगा, है ना। तो ये बेसिकली 5,000 हम क्या करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जोड़ देंगे या प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स के साथ ही जोड़ देंगे। तो ये प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर 50,000 तो थे ही थे और उसमें 5,000 प्रीमियम भी जुड़ जाएगा, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कितना बन जाएगा? 55। तो क्लियर हो गए पॉइंट्स। तो एक बार पूरी बैलेंस शीट के आइटम्स और एडजस्टमेंट्स बिल्कुल फेमिलियर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, तो अब आप सॉल्व करें अपने आप, मैं फिर आपसे डिस्कस करूंगा। तो मेनली इसके आंसर में अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखो जो पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं वो इन्होंने यहां पर निकाल के दिखा रखा है, जिसमें आपको प्रोविजन फॉर टैक्स जुड़ गया, देखो प्रेफरेंस डिविडेंड जुड़ गया और इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर वाला वो जुड़ गया।
बाकी फिर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन था, प्रोविजन, डिबेंचर का इंटरेस्ट जो हमने निकाला वो, और मशीनरी को बेच के जो लॉस हुआ होगा वो, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस जुड़ गए। मतलब कोई भी आइटम अनोखा तो नहीं है, सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं। फिर हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट थी जिसका हमने इंटरेस्ट अपने आप निकाला था, तो वो हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, तो वो माइनस हो गई, राइट। फिर हमारे इतने पड़ाव तक के आंसर को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हमारे करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज में जो भी डिक्रीज या इंक्रीज हुए रेस्पेक्टिवली वो ऐड हो गए, और जो हमारे करंट एसेट में डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ वो लेस हो गया। तो मतलब करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हुए, राइट। अब यहाँ पे किताब के सॉल्यूशंस में और हमारे मतलब वैसे नॉर्मल सॉल्यूशन में एक छोटा सा अंतर है, वो डिस्कस करता हूँ। हमने एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो निकाल रहा था प्रेफरेंस शेयर्स का 5000, हमने वो ऐड करा था। हमने कहा था ना कि उसको भी ऐड करते हैं हम ऑपरेटिंग में, वर्किंग नोट में। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आप देखो इन्होंने अदर करंट लाइबिलिटी में भी बैलेंस शीट में दे रखा है। तो अगर वो करंट लाइबिलिटी की वैल्यूज आप चेक करोगे, ओपनिंग में है 10,000, क्लोजिंग में है 5,000, मतलब उसमें गिरावट आई है, करंट लाइबिलिटी जो है वो कम हो गई है। तो अगर करंट लाइबिलिटी कम हो जाती है तो आप क्या करते हो, लेस करते हो। तो 5,000 रुपए लेस भी होने चाहिए। अब किताब वाले थोड़ा सा चीतापना कर रहे हैं, बताओ वो क्या चीतापना कर रहे होंगे कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही 5,000 ऊपर ऐड भी होना है और 5,000 नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही लेस भी होना है। तो किताब वालों ने इसीलिए क्या करा, आपको ये आइटम ही गायब कर दिया। उन्होंने कहा ये आइटम जो है आपस में कट गया, तो इसीलिए उन्होंने ये 5,000 के आइटम को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से गायब कर रखा है किताब के अंदर। तो इन केस आप बाद में जब रिवाइज करो ये क्वेश्चन, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गायब हो गया, रीजन बीइंग क्योंकि वो ऊपर जुड़ रहा है और नीचे घट भी रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप जोड़ के नीचे घटा के भी करोगे तो अल्टीमेट आंसर सेम आ जाएगा। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं मेनली, उसमें आप देखोगे तो सिर्फ आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, परचेज जो करा आउटफ्लो, सेल जो हुई इनफ्लो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमने अपने आप निकाला था ये हमारे लिए एक इनफ्लो होता है। फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो। तो इसमें जनरली आमतौर पे बच्चे ये इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भूलते हैं, बाकी सेल परचेज तो आप लिख ही लेते हो, राइट। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर वो आ गया, उसमें 5,000 का देखो प्रीमियम भी था, वो भी उसी के साथ ही मतलब जुड़ गया या अलग से जुड़ गया। फिर हमने डिबेंचर्स इशू करे वो आ गए, हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे तो देखो ये माइनस हो गया आउटफ्लो, और हमने वो प्रेफरेंस शेयर्स को 5,000 प्रीमियम भी दिया तो वो देखो वो भी माइनस हो गया, जो हमने एडजस्टमेंट डिस्कस करी। इसके अलावा हमने डिबेंचर्स को इंटरेस्ट जो दिया वो माइनस हो गया आउटफ्लो, हमने इंटरिम डिविडेंड दिया इक्विटी वालों को वो माइनस हो गया, हमने प्रेफरेंस वालों को जो डिविडेंड दिया वो माइनस हो गया, सिंपल। फिर उसके बाद A प्लस B प्लस C एज यूजुअल फॉर्मेट के हिसाब से तीनों जुड़ के बाहर आ गए। और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अगर आप देखोगे तो कैश तो है ही है, साथ में 42,000 क्या जोड़ रखा है, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जुड़ जाती है, तो ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गए। तो फाइनली क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टैली कर जाएगा हमारा 80,000 से। तो देखो क्लियर हो गया ना। तो अल्टीमेटली मैं आपको बता देता हूं फाइनली एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना। तो पहले आप कॉन्सेप्ट सारा रीड करना अच्छे से, एडजस्टमेंट सारे याद रखना, अलग अलग एक्टिविटीज का क्वेश्चन पूछेगा तो हर एक्टिविटी के आपको आइटम याद होने चाहिए। और अगर वो पूरा क्वेश्चन पूछेगा तो पहले फॉर्मेट, फिर बैलेंस शीट कैसे रीड करनी है वो आ गई, कि नोट को ध्यान में रखना है, जिसका भी नोट दे रखा होगा उसका नोट देखने का है, और फिर कोई भी एडजस्टमेंट होगी उसका ध्यान रखना है, 2 जगह वो जैसे भी पोस्ट होगी 2 जगह उसको पोस्ट कर देंगे। क्लियर? तो अच्छे से बिल्कुल फुल टू क्लियर हो गया। चलो तो डन फॉर द डे, कहानी समाप्त। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी, तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है, तो ठीक है बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है।
मोटिवेशन चाहिए हम। हाँ बच्चों को, तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे क्या? नहीं करते? तो ठीक है, बच्चों की मर्जी। इनके नंबर भी कटेंगे, ना इनको मोटिवेशन मिलेगी, ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं।